बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। जी हां, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बड़ा एक्शन लिया है। अलग अलग जगहों से 4 युवक की गिरफ्तारी हुई है। आतंकी साजिश में शामिल होने का आरोप है। देखिए, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा से इनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने दावा किया, गजवाए हिंद की रच रहे थे ये लोग साजिश। 2 आरोपी बम बनाने की तैयारी में थे। एक ने दिसंबर 2025 में रेकी की थी, लाल किला, इंडिया गेट की रेकी की थी और ये सभी सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए थे। ग्रुप में आतंकी विचारधारा, जिहाद की बातें होती थी। यहां पर देखिए, मुसैब अहमद, मोहम्मद हम्माद, शेख इमरान और मोहम्मद सोहेल कटिहार का रहने वाला है। मोहम्मद सोहेल पेशे से प्लम्बर है। मोहम्मद सोहेल शंकर जुड़े हुए, ज्यादा जानकारी देंगे। शंकर, बड़ी आतंकी साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम किया है। आखिर किस तरीके की प्लानिंग थी इन लोगों की? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया है और इस मामले में जिस तरह से कई लोगों की भूमिका निकल के सामने आई है और खास तौर पर स्पेशल सेल की जो टीम है, इंस्पेक्टर विनय पाल और मनोज कुमार की लीडरशिप में जिस बकायदा इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इनके ऊपर में जो है एसीपी आशीष कुमार की देखरेख में महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार से 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरे मामले में जो है गजवाए हिंद वाला जो मकसद है बकायदा, उसका एक खुलासा हुआ है। जिस तरह से चारों की अगर बात करें तो मुसैब अहमद उर्फ सोनू उर्फ कलाम, ये महाराष्ट्र का रहने वाला है और मोहम्मद हमाद उर्फ जलालुद्दीन सिद्दीकी, ये भी महाराष्ट्र का रहने वाला है। शेख इमरान उर्फ शेख आमिर जो भुवनेश्वर का रहने वाला है। लेकिन एक आरोपी जो है, जो चौथा आरोपी है, मोहम्मद सोहेल उर्फ मोहम्मद मुमताज, ये कटिहार का रहने वाला है, बिहार का रहने वाला है। किस तरह से बकायदा इसके पूरे कनेक्शन से, किस तरह से आपस में ये इन लोग के पैसे के लेन देन हुआ, ट्रेनिंग हुई, हथियारों के इंतजाम करवाए जा रहे थे, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। और जिस तरह से अगर शेख इमरान की बात करें तो शेख इमरान जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर का रहने वाला था, लेकिन ये सीधे तौर पर मोहम्मद सोहेल से जुड़ा हुआ था। मोहम्मद सोहेल जो कटिहार का रहने वाला है, हालांकि ये पेशे से प्लम्बर है, 10th क्लास तक ये पढ़ाई किया है और डॉक्टर इसरार अहमद के तकरीरों से प्रभावित हो गया था और उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए। कई सोशल मीडिया अकाउंट्स बना करके जिहाद के नाम पर युवाओं को उकसाने का काम करता था और मार्च 2026 में अपने कई चैनल के फॉलोअर्स को गजवाए हिंद के लिए हथियार और विस्फोटक जो है इकट्ठा करने के लिए उकसाता था। उसने जिहाद के नाम पर पैसे भी इकट्ठे किए, अपना बैंक अकाउंट और QR कोड भी शेयर किया और एक तरह से कह सकते हैं कि बड़े नेटवर्क को तैयार करने की कोशिश में जुटा हुआ था। लेकिन इसी दौरान में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को इन तमाम मामलों की जानकारी मिलती है और उसके बाद इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और चारों को आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी और किस तरह से महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजधानी दिल्ली और जो बिहार का कनेक्शन है, इस मामले पर आगे तफ्तीश का दायरा बढ़ाते हुए कई लोगों से पूछताछ करेगी। लेकिन शंकर, जरूरी ये भी है कि सोशल मीडिया अकाउंट में जितने लोग कनेक्टेड हैं, यानी कि जितने और लोगों को कनेक्ट किया गया है इस पूरे नेटवर्क में, उन लोगों की भी तफ्तीश हो, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए। निश्चित तौर देखिए, इस मामले में भी तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ने वाला है। जो आरोपी इसमें शामिल हुए और उसके बाद एक सोची समझी साजिश के तहत पूरे इस आतंकी नेटवर्क को आगे बढ़ाने की फिराक में थे, उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी और इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां अभी होना बाकी है। इन जो 4 गिरफ्तार आरोपी हैं, इससे जुड़ा हुए कनेक्शन पर आगे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है और स्पेशल सेल के द्वारा जब बाद में इसकी रिमांड लेकर के आगे पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद कह सकते हैं कि इन लोगों को बिहार भी लेकर जा सकते हैं। बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र वहां लेकर भी जाएंगे और उससे जुड़े हुए जो अन्य आरोपी हैं, जिनके माध्यम से पैसों का लेन देन या हथियारों की खरीद फरोख्त होनी थी, जिसके माध्यम से पूरे इस आतंकी मंसूबों को अंजाम देना था, तो इन तमाम मसलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी और आईडी बनाने का उद्देश्य क्या था, कहाँ उसके उस वारदात को अंजाम देना था। तो ये भी जो सवाल हैं वो अनसुलझे सवाल हैं और शंकर, और देखने वाली बात होगी कि जांच पड़ताल में और क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए।
चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करेंगे बिहार की। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर घोषणा की गई है। 24 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र है। सीएम सम्राट चौधरी सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेंगे। विश्वास मत प्रस्ताव के जरिए अपना बहुमत साबित करेंगे। तो देखिए, ये एक प्रक्रिया है जहां पर उनको फ्लोर टेस्ट में पास होना पड़ेगा, यानी कि बहुमत साबित करना पड़ेगा। विधानसभा के विशेष सत्र 24 तारीख को बुलाया गया है, जहां विधानसभा में सीएम सम्राट चौधरी विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेंगे और विश्वास मत प्रस्ताव के जरिए ही अपना बहुमत साबित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर खबर यह है कि 24 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया गया है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल। और देखिए, बिहार में नया मुख्यमंत्री बनने के बाद जो मंत्रिमंडल है वो फिलहाल भंग है और यहाँ पे 24 अप्रैल को विशेष सत्र जो है विधानसभा का बुलाया गया है। और इस विधानसभा के विशेष सत्र में जो नए मुख्यमंत्री हैं वो अपना विश्वास जो प्रस्ताव है वो पेश किया जाएगा और इसमें जो बहुमत है वो फ्लोर पे उस दिन साबित किया जाएगा। पूरे आंकड़े जो है वो सरकार के साथ है, इसलिए कहीं से कोई मुश्किल नहीं आनी है। लेकिन यहाँ पे जब सरकार बनती है तो बनने के बाद अपना विश्वास मत हासिल करना होता है और इसे लेकर के विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उन्होंने 24 अप्रैल का तारीख जो है वो तय किया है और सुबह 11 बजे विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होगा, जहाँ पे सम्राट चौधरी जो है अपना प्रस्ताव पेश कर वहाँ पे बहुमत हासिल करेंगे। जी बिल्कुल रवि, तो एक ये प्रक्रिया है और इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कहा जाए तो देखा जा रहा है कि कोई भी बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। सब कुछ एकदम स्मूथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है और फ्लोर टेस्ट में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी पास भी हो जाएंगे। और जो आंकड़े हैं, जो बहुमत है, जिस ढंग से राज्यपाल के पास उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया था बहुमत के आंकड़े के साथ, और जब और ये अनिवार्यता है कि विधानसभा में जो है वो बहुमत साबित करना होता है और इसीलिए 24 अप्रैल के जो तारीख है वो तय हुई है और वहाँ आसानी से जो है ये बहुमत हासिल करेंगे। और उसके बाद माना जा रहा है कि मई के जो फर्स्ट वीक होगा उसमें मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो देखा जा सकता है, जिसमें तमाम मंत्रियों जो है उसमें विभागों का बंटवारा होगा। जी ठीक है रवि, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई खबर की। देखिए, खबर यही है कि सरकारी कर्मियों के लिए डीए में बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट ने 2% डीए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। अब देखिए, पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत 2% बढ़ा है। तो ये खबर सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि सरकारी कर्मियों के लिए डीए में बढ़ोतरी की गई है और देखिए, कैबिनेट ने दरअसल 2% डीए बढ़ाने को मंजूरी दी है। जो लोग पेंशनर हैं, पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत 2% बढ़ा है। और देखिए, कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी का बड़ा बयान। सूत्र ये बता रहे हैं कि विपक्ष ने बड़ी गलती की है। पीएम मोदी का ये कहना है, विपक्ष ने महिलाओं को हराया है, विपक्ष को अब भुगतना पड़ेगा। विपक्ष की सोच महिलाओं के प्रति नकारात्मक है। विपक्ष की नकारात्मक सोच के बारे में लोगों को बताएं। विपक्ष खुद को सही बताने में लगा हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने कहा है कि विपक्ष ने बड़ी गलती की है और इसका हर्जाना जो है भुगतना पड़ेगा विपक्ष को, क्योंकि गृह मंत्री ने भी कहा कि 2029 के चुनाव में विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। देखिए, महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष पर निशाना साधा और इन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को देश की महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास नहीं होने से हम लोग दुखी हैं। और डिलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल जो पारित नहीं हुआ उसके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं, राजनीति से प्रेरित होकर के और महिलाओं को अधिकार नहीं देने का मानसिकता लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो पारित नहीं होने दिया 2/3 मेजोरिटी से, उससे हम लोग सब दुखी हैं। ये सिर्फ सरकार के लिए दुखी है और ये
सरकार को, हमारे पार्टी को नुकसान हुआ ये नहीं है। हम दुखी इसलिए है कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। देश के महिलाओं को अपना पूरा कानूनी प्रक्रिया, देश का बागडोर करने में, देश को संचालन करने में जो निर्णय होते हैं, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी देने के लिए देखिए, लोकसभा में बिल पास नहीं होने पर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि महिलाएं विपक्ष को सबक सिखाएंगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्षी दलों को महिला विरोधी बताया। तो देखिए, यहां पर विपक्ष ने जिस तरीके से बिल का समर्थन नहीं किया और ये बिल पास नहीं हो पाया, तो ऐसे में अब सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है और महिला विरोधी बता रही है। महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है। हमने 370 समाप्त की साहब, उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर बनाया, विरोध किया। सीए लाए, विरोध किया। ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया। जीएसटी लाए, विरोध किया। आयुष्मान भारत बनाया, विरोध किया। नया संसद भवन बनाया, विरोध किया। मत्स्य पालन सहकारिता मंत्रालय बनाया, विरोध किया। सीडीएस बनाया, विरोध किया। 3 तलाक खत्म किया, विरोध किया। नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया। आतंकवाद को सत्ते में डाला, विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक, विरोध किया। एयर स्ट्राइक, विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर, विरोध। मान्यवर, इन्होंने अच्छे बुरे सोचे बगैर नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, इसका विरोध करने का ठान लिया। और आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता था, पर कांग्रेस का जो एंटी वुमेन अलायंस है, जिस प्रकार से देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात करने का काम पूरे राहुल गांधी एंड टीम ने किया है, मैं मानता हूं कि आज जो एक आधी आबादी को एक बड़ा हक, एक भागीदारी सुनिश्चित करने का दिन हो सकता था, उनके भागीदारी को, उनके हक की मारी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है। वहीं विपक्ष ने संविधान संशोधन बिल का विरोध करते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया है। पहला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले, जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो, और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। लोकसभा में महिला बिल गिरने के बाद विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया, तो आज एनडीए के नेता भी विपक्ष को महिला विरोधी बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में एनडीए के नेताओं ने यह कहा कि विपक्ष की इस गलती के लिए देश की महिलाएं ही माफ नहीं करेंगी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह कहा कि महिलाओं की भागीदारी का स्पष्ट उदाहरण अभी बिहार चुनाव में देखने को मिला है, जिसमें महिलाओं ने 10% अधिक मतदान किया है, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह कहा कि इससे बढ़िया प्रस्ताव कुछ नहीं हो सकता था। तो आरजेडी सांसद मीसा भारती ने यह कहा कि सरकार को इस बिल को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों थी। ऐतिहासिक भूल विपक्ष ने किया, जमीन पे दिखाई पड़ेगा। 2025 चुनाव में बिहार में 10% महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया, तो आप समझ सकते हैं कि उनके एस्पिरेशन कितने हैं। जितनी पंचायती राज व्यवस्था में जीत के आती है, सबको अब है कि हमको पार्लियामेंट असेंबली में जाना है, और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी ये बिल पास करने का था। और प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट साफ शब्दों में कहा कि सारा चीज़ क्लैरिफाई किया। जो पॉपुलेशन 71-72 में था, उसी के बेसिस पर आज चुनाव होता है पार्लियामेंट का। उस समय 54 करोड़ पॉपुलेशन था, आज 140 करोड़ पॉपुलेशन है। इतना बड़ा एरिया हो गया,
तो उसमें डिलिमिटेशन नहीं होगा। बस यही ने कहा कि 50% बढ़ा करके महिलाओं को हम लोग आरक्षण दे देंगे। कोई भी व्यक्ति जिसने इसको पढ़ा होगा और अगर वो समझता होगा तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि इससे बेहतर प्रपोजल इवन फॉर डिलिमिटेशन ऑल्सो नहीं आ सकता है। अगर आप सेंसस के आधार पर अगर आप करने की बात करते, 2011 के सेंसस के आधार पर अगर हम लोग डिलिमिटेशन करते, या अब जो सेंसस होगा उसके आधार पर जो चिंताएं हैं सदर्न स्टेट्स की, वो बिल्कुल सही रहती। ऐसे में उनको कहीं ना कहीं सीटों का नुकसान ही होता। बट जो प्रपोजल हमारे द्वारा डिलिमिटेशन को लेके दिया गया था, जहाँ पे हर राज्य को इक्वल शेयर मिल रहा था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। ये कि जब बिल वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जब दोनों सदनों से पारित हो चुका है तो आखिर अभी ठंडे बस्ते में क्यों है? और जो बिल पास होकर के अभी तक लागू नहीं कर पाई है ये सरकार, उसमें अमेंडमेंट्स लाने की क्या आवश्यकता थी? सरकार इतनी जल्दी में क्यों थी? क्योंकि जब 2023 में जब ये बिल पास हो रहा था तब ये सदन को ये कहा गया था और देश को ये बताया गया था सरकार के द्वारा कि हम जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। तो और 11 जो पहले का सेंसस था उसको वो मानना नहीं चाह रहे थे, वो कहते हम कराएंगे। तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी? बीजेपी नेता अपर्णा यादव सपा और कांग्रेस का झंडा जलाया है। महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाली विपक्षी पार्टियों सपा और कांग्रेस का बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने झंडा जला करके विरोध किया। अपर्णा यादव ने विरोध करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट भी किया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़े हुए संविधान संशोधन बिल गिरने के बाद अब देखिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने यह कहा कि विपक्ष एकजुट तो बीजेपी हारेगी। कि आप सबने देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो किस तरह से इनको हराया जाता है। किसी ने मुझे पूछा आते हुए कि ब्लैक डे है, आप ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। देखिए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान संशोधन बिल गिरने के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी तंज कसा है। क्या कहा है, सुनिए। और कुछ नहीं बोलता क्योंकि राहुल गांधी पर काफी कुछ बोलने को है जो बोलना पड़ता है। आज शायद पहली बार उन पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस में कि महिला का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? और ये कांग्रेस पार्टी की एक वुमन एमपी जो उस प्रीमियर परिवार से आती है वो बोल रही है। ये कौन सी भाषा है? द वुमन ऑफ इंडिया इज ए कमोडिटी जिसका इस्तेमाल हो सकता है। ऋषिकेश दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने चार धाम यात्रा का विधिवत शुभ आरंभ कर दिया। ट्रांजिट कैंप में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रियों की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं खुद चार धाम यात्रा की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहा हूं और हर साल की तरह इस साल भी चार धाम यात्रा सफल होगी। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने ट्रांजिट कैंप में पहुंच करके दरअसल मॉनिटरिंग किया। चार धाम के कपाट खुलने से पहले धर्मनगरी हरिद्वार से चार धाम यात्रियों की रवानगी की शुरुआत की गई। शनिवार सुबह माया देवी मंदिर पार्किंग से सैकड़ों चार धाम यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। यहां पर पूजा पाठ करके पूरे विधि विधान के साथ ट्रैवल कारोबारियों ने चार धाम यात्रियों के पहले दल को रवाना किया। दूसरे राज्यों से आए चार धाम यात्री पूरे उत्साह और उमंग के साथ जयकारे लगाते हुए चार धाम यात्रा के लिए रवाना हुए। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों ने संतोष जताते हुए ये कहा कि इस बार सरकार की ओर से चार धाम के रजिस्ट्रेशन की सीमित संख्या को हटा दिया है, इसलिए इस बार यात्रा में कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी। वहीं दूर दूर से आए चार धाम यात्रा के लिए रवाना होने वाले श्रद्धालु भी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। ना करते हैं कि ये चार धाम की यात्रा सब यात्रालुओं को सफल रहे और लाभदायी रहे, वही और सबको आशीर्वाद देते हैं कि सबकी शुभकामना हुए। चारों हम फैमिली के साथ हम केदार, यमुनोत्री
गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और इसके अलावा और भी जैसे धारी देवी मंदिर है, उनका दर्शन करने के लिए हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। यात्रा बद्रीनाथ, जगन्नाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सभी जगह जाना है। जगन्नाथ गया है, केदारनाथ गया, जाना है। पहली बार ही आया है। विधि विधान के हिसाब से चार धाम यात्रा देखो महात्मा लोग पूजा करने हैं। महादेवी प्रांगण में हम लोग खड़े हुए हैं। हरिद्वार से तकरीबन 1000 से 1500 गाड़ियां चार धाम यात्रा के लिए रवानगी हो रही है। वर्तमान में हरिद्वार ट्रैवल एजेंटों द्वारा ये 250 आदमी का जत्था यहाँ से महादेवी प्रांगण से रवानगी करा जा रहा है चार धाम यात्रा का शुभारंभ करते हुए। मोतिहारी से एक बड़ी खबर है। देखिए, संदिग्ध हालत में एक युवक की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि शराब पीने से मौत की आशंका है। हिरासत में शराब पिलाने वाला भूला, कई लोगों के बीमार होने की सूचना है। जहां पर शराब पी गई वहां से शराब जब्त किया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फिर जहरीली शराब कांड की आशंका है। तुरकोलिया के टिकेता गोविंदापुर का ये मामला बताया जा रहा है। दारू ले आयल सब, कहीं से जाके दारू ले आके दिलक जाके पीलक लोग। ओकरा बाद में 2 बजे के रात में एगो उल्टी भेल आ उल्टी भेल तो बाद में लोग हनी ऐठे उठे तो हमारा घर से तो तंगा दूर हम घरवा बाटे खबर गेला हमारे घरे जे मेहमान का ऐसा भेल बाप गेनिया से टेम्पू लेके आ लाद के ले आए से तो यहाँ से यहाँ हॉस्पिटल के गेट पर डॉक्टर साहब निकल हम तो गेट टोला तो कहना कि दम टूट गेल बा। सही लोग घुमा के लेके चल गए सुन जानकारी मिल। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, निशांत कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई। देखिए, निशांत कुमार को भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, यानी कि जेड श्रेणी की सुरक्षा निशांत को दी गई है, जो कि बताया जाता है कि सर्वोच्च से तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी सुरक्षा कैटेगरी में से मानी जाती है जेड श्रेणी की सुरक्षा। और जेड सुरक्षा जो है अभी हाल ही में बिहार के 2 उप मुख्यमंत्रियों को भी दिया गया है, यानी कि विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, इन दोनों को भी जेड सुरक्षा दी गई है। निशांत कुमार की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है और जेड कैटेगरी की सुरक्षा निशांत को भी दी गई है। जिस वक्त की ये बड़ी खबर, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, पहले बिहार के उप मुख्यमंत्रियों को जेड कैटेगरी की सुरक्षा और अब निशांत को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। बदलाव किए गए हैं कल से कई नेताओं की। सबसे पहले दोनों जो डिप्टी सीएम हैं, उन दोनों डिप्टी सीएम को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। उसके बाद निशांत कुमार, चूंकि उनके पास अभी तक कोई विशेष सुरक्षा नहीं थी, तो उन्हें भी जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। और श्रवण कुमार, जो कि जदयू के पुराने नेता हैं और बिहार सरकार के कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें Y++ स्क्वाड की सुरक्षा दी गई है। वहीं दूसरी ओर यदि हम देखें तो जो पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हैं, उन्हें Z+ की सुरक्षा मिली हुई थी। पहले Z+ घेरे में वो थे, लेकिन अब उसे घटा करके सीधे सिर्फ जेड कर दिया गया है। जो बाकी नेताओं को जो सुरक्षा दी गई है, बाकी दोनों डिप्टी सीएम जो वर्तमान में हैं, उन्हें जो सुरक्षा दी गई है, वही सुरक्षा घटाकर विजय सिन्हा की भी की गई है। तो कल से आज तक सुरक्षा में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं कई नेताओं के। और खास करके यदि सुरक्षा की हम बात करें तो सुरक्षा उनके थ्रेट को देख करके दी जाती है। उसके लिए एक समन्वय समिति की बैठक होती है। उस बैठक में सभी चीजों को देखा जाता है और उसके बाद निर्णय लिया जाता है। और उसी के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि किन नेताओं को किस श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। जी। और शैलेंद्र, Z+ की सुरक्षा पहले थी और अब जेड कर दिया गया है निशांत की। जी नहीं, पहले विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें Z+ की सुरक्षा दी गई थी, उन्हें घटा करके जेड श्रेणी की सुरक्षा कर दी गई है। निशांत को पहले से सामान्य जो सुरक्षा होती है उसी सुरक्षा में थे, लेकिन अब निशांत जेड श्रेणी की सुरक्षा में रहेंगे, क्योंकि अब जदयू का दारोमदार उन पर है। एक तरीके से पूरे बिहार में उनको घूमना है और जल्दी कोई बड़ा दायित्व भी उनको मिलने जा रहा है। और कहीं न कहीं लोगों की निगाहें भी निशांत की ओर टिकी हुई थी, तो अब उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, क्योंकि अब काफी लोगों के बीच में निशांत को जाना होगा। इन चीजों को देखते हुए सरकार ने उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। ठीक है, यानी कि विजय सिन्हा की सुरक्षा जो है वो घटाई गई है और निशांत को अब सामान्य से बढ़ा करके जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।